यूरोप के एक ऐसे कंट्री के हवाले से आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको आपके कंट्री में बैठे हुए ही रेजिडेंस परमिट प्रोवाइड करता है। सैलरी पैकेज की अगर बात की जाए तो इस कंट्री में सैलरी बहुत बढ़िया है, 1000-1500 यूरो आप अर्न कर लेते हो। अगर रोमानिया की निस्बत पोलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड की निस्बत अगर इस कंट्री को आप कंपेयर करोगे तो इस कंट्री में आप अर्निंग अच्छी कर लोगे, क्योंकि एक तो ये कंट्री इटली और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल बीच में आता है, और दूसरा इस वक्त जो लेबर शॉर्टेज है इस कंट्री के अंदर उसकी वजह से एक तो आपको वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, दूसरा अर्निंग इस कंट्री में बहुत अच्छी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस कंट्री की जो वीज़ा रेशो है, स्पेशली वर्क वीज़ा की, इस कंट्री ने भी 2025 में रिसेंटली वर्क वीज़ा थोड़े ज़्यादा देना शुरू किए हैं नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कि कैसे आपने इस कंट्री में वर्क वीज़ा हासिल करना है, उसको कैसे प्रोसेस करवाना है, कहाँ से आप अप्लाई करोगे वीज़ा, इंटरव्यू कैसे होगा, क्या सवाल जवाब होंगे इंटरव्यू में, जॉब कैसे लेनी है, तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियरली आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप भी यूरोप आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आज की मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। गाइस, इस वक्त जिस कंट्री का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कंट्री है स्लोवेनिया। यूरोप का पार्ट है, शेंजन के अंदर आता है ये कंट्री। इटली के साथ, क्रोएशिया के साथ, हंगरी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ ये कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करता है, और स्लोवेनिया का जो शुमार है यूरोप के उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे लोग इंग्लिश भी समझ लेते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोग इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छे से नहीं समझते। स्लोवेनिया में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पे अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे जो कि अंग्रेज़ी ज़बान समझते भी हैं और बोलते भी हैं। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप स्लोवेनिया कैसे जा सकते हो। गाइस, स्लोवेनिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्लोवेनिया की किसी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, किसी कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि आपको हायर करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब आपने जॉब कैसे हासिल करनी है? बहुत से मेरे भाई इस वक्त स्लोवेनिया में काम कर रहे हैं जो कि खुद जॉब तलाश करके खुद अपने कंट्री में बैठे हुए उन्होंने जॉब सर्च की और वो वर्क वीज़ा लेकर स्लोवेनिया आए हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पर आपके पास अपना लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को लिंक्डइन नहीं पता होगा, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट है जहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशनल डेटा है वहाँ पे अवेलेबल होता है, और आप उसके ज़रिए कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ ममालिकों में। तो लिंक्डइन के ऊपर आपने अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है अच्छे तरीके से, वहाँ पे आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है, अपनी जो भी आपके पास स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हैं, तो वहाँ जाके आप जॉब अप्लाई करोगे। मुख्तलिफ कंपनियों के HR डिपार्टमेंट्स की ईमेल भी वहाँ पे दे रखी होती हैं, तो वहाँ पे आप अपनी स्टोरी बयान कर सकते हो कि मुझे काम चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी कंपनी में आने के लिए, और इवन के आप उनको ये लालच दे सकते हो कि जिसकी बेस पे मुझे लगता है कि आपका काम इजीली हो जाएगा। आप उनको कह सकते हो कि मैं वहाँ पे जो भी ख़र्चा होगा मेरा, मैं सारा ख़र्चा खुद से करके आने को तैयार हूँ, यानी कि फ़्लाइट टिकट, मेरी एकोमोडेशन का अगर बंदोबस्त आप नहीं कर पाएंगे तो वो मैं खुद से मैनेज कर लूँगा। आप मुझे सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट दें और मैं आपकी कंपनी में आके काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप इस किस्म की लालच किसी कंपनी के HR डिपार्टमेंट को देते हो तो बहुत सी कंपनी आपको हायर करने के लिए इंटरेस्ट जाहिर कर देंगी। बेहतर है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ऐसी स्किल जिसकी स्लोवेनिया में शॉर्टेज हो, या किसी ऐसी कंपनी में आप अप्लाई करो जिसको एग्जैक्टली वो स्किल्स या एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपके पास है, तो वो आपको ईजिली हायर कर लेंगी। बाकी जॉब ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप अप्लाई तो करो, कोशिश तो करके देखो, मे बी वो आपको हायर कर लें। बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि यूरोप खुद से जॉब अप्लाई करके आते हैं। तो अब यहाँ पे कोई उठेगा वैसे ही कमेंट कर देगा कि नहीं फेक वीडियो है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, तो मैं चाहूँ तो मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यूज़ भी करके बता सकता हूँ, बल्कि पास्ट में मैंने काफ़ी सारे ऐसे भाइयों के इंटरव्यू किए भी जो कि खुद जॉब अप्लाई करके यूरोप आए हैं। तो आप भी खुद अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब तो मिल गई, ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक कि जॉब आपने कैसे फाइंड करनी है और क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा? अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद कंपनी जो भी आपको हायर करने के लिए इंटरेस्टेड होगी वो कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगी? 4 डॉक्यूमेंट मांगेगी। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट, सेकंड नंबर पर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने कुछ भाइयों की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी तो वो बता रहे थे कि आपको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होता है। भाई, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब ये है कि
आपके ऊपर कोई क्राइम है, आपने क्राइम कर रखा है तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पर यह डॉक्यूमेंट। थर्ड नंबर पर एफबीआर से, अगर पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हो तो पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का टैक्स का इदारा है एफबीआर, वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो ये प्रूव करे कि आप जॉबलेस हो और दूसरा आपके नाम पे पाकिस्तान में कोई बिजनेस रन नहीं हो रहा, आपके पास कोई काम नहीं है करने को, यानी कि सादा लफ्ज़ों में आप बेरोज़गार हो। ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको एफबीआर से चाहिए होगा, आप वो एफबीआर में अप्लाई कर सकते हो। अब ये कैसे अप्लाई करना है, आप पाकिस्तान में बहुत से अकाउंटेंट्स हैं, किसी अकाउंटेंट की हेल्प लेके आप ये अप्लाई कर सकते हो। 10-15 हज़ार रुपये का आपका खर्चा होगा और ये डॉक्यूमेंट आपका मैनेज हो जाएगा। चौथे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक एफिडेविट। एफिडेविट सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ आपको तो एक स्टाम्प पेपर, आप किसी भी स्टाम्प फरोश के पास जाके कचहरी में आप ये एक स्टाम्प दर्ज करवा सकते हो। तहरीर आपने ये करवाना है कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे, और आपने एक ऐसा एफिडेविट बनाना है, उसके नीचे साइन करना है और नीचे 2 विटनेस आएंगे। उस डॉक्यूमेंट को फिर आपने नोटरी पब्लिक या फिर किसी भी कचहरी के जज से आपने उसको अटेस्ट करवाना है। ये डॉक्यूमेंट आपके एफबीआर वाला डॉक्यूमेंट, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपका ये एफिडेविट, उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अटेस्ट होंगे। अपोस्टाइल करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपोस्टाइल करवा लोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को मांगती हैं, तो कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट बन गए, आपने अपोस्टाइल करवा लिए, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री से आपने इनको अपोस्टाइल करवा लिया। तो उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट, जिस कंपनी ने आपको स्लोवेनिया में हायर किया या जॉब ऑफर लेटर भेजा है, उस कंपनी को आपने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पोस्ट करने हैं। ईमेल पे नहीं भेजने, आपने उनको पोस्ट करने हैं, बाय पोस्ट आपके ये डॉक्यूमेंट स्लोवेनिया जाएंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्लोवेनिया पहुंच जाएंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके पहुंच जाते हैं स्लोवेनिया, कंपनी आपका वर्क परमिट बनाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो वर्किंग करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म कर देगी, जो भी आपकी नियरेस्ट एम्बेसी है, पाकिस्तानियों की नियरेस्ट एम्बेसी ईरान में है, तो ईरान में आपके के लिए वो अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त करेंगे। तो जब आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट बना लेगी तो उस टाइम लाइन से लेके अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देगी ईरान एम्बेसी से। जब कंपनी आपको ईरान एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके दे देगी, फिर आपने ईरान जाना है, ईरान का वीज़ा आपने अप्लाई करना है। ईरान का वीज़ा अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 दिन में मिल जाता है। ईरान का वीज़ा लेके फिर आप ईरान जाओगे, स्लोवेनियन एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा और आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, प्रॉपर बायोमेट्रिक वहाँ पे होंगे और इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, यहाँ पे आप आगे फंस जाते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो एजेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं, तो उनको इतनी नॉलेज या उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम कहाँ पर जा रहे हैं काम करने के लिए, कितनी सैलरी होगी, कंपनी कौन सी है। लेकिन वो मेरे भाई जो खुद अप्लाई करते हैं तो उनको सारी नॉलेज होती है अपनी कंपनी के बारे में। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप खुद अप्लाई करें बजाय इसके कि आप किसी एजेंट वगैरह के पास जाएं। तो क्या करना है आपने, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया या किसी बंदे ने आपकी हेल्प की है ये जॉब दिलवाने में, तो फिर आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब होना चाहिए जो सवाल मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन वो आपसे करेंगे वो ये करेंगे कि आपने ये जॉब कैसे हासिल की। आपने वो जॉब जैसी भी तलाश की है आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। सेकंड नंबर पर वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि क्या आपने ये जॉब हासिल करने के लिए किसी को कुछ पैसे दिए हैं, किसी एजेंट को या कंपनी को कुछ पैसे दिए हैं आपने, वो आपसे ये सवाल ज़रूर करते हैं। तो वहाँ पे आपने उनको ये जवाब देना है कि नहीं, आपने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। अगर आपने उनको ये कह दिया कि आपने वहाँ पे कोई पेमेंट की है, वैसे भी ये काम इल्लीगल है अगर आप किसी को पैसे दे के जॉब हासिल करते हो, तो अगर आपने उनको ये कह दिया तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट है। आपने उनको बताना है कि भाई ये जॉब आपने खुद तलाश की है। मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू के अंदर वर्क परमिट वाले लोगों से पूछे हैं। तीसरा सवाल वो ये पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, कंपनी के अंदर आपकी सैलरी कितनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या सैलरी मेंशन है। इसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपकी कंपनी का मेन वर्क है क्या और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कंपनी के अंदर। तो आपने ये डिटेल निकालनी है कंपनी में कि कंपनी का मेन वर्क है क्या और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करोगे, वहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी होगी कंपनी के अंदर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये चीज़ें लिखी होती हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने झूठ नहीं बोलना उनके साथ। जहाँ पे आप झूठ बोलोगे ना, फिर वो आपको देख लेंगे, आप फंस जाओगे वहाँ पे जाके, फिर वो आपको वीज़ा भी नहीं देंगे और फिर चांसेस बहुत कम है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो। झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है, क्योंकि एक मरतबा आपने झूठ बोल दिया फिर फंस जाओगे आप। फिर वो आपसे ऐसा सवाल, एक और ऐसा सवाल करेंगे जो कि जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा।
तो आपने वही जवाब देने हैं जो कि आपको पता हो और रियलिटी बेस्ड जवाब देने हैं। उसके बाद आपसे वो ये भी सवाल कर सकते हैं कि आपकी कंपनी सिचुएटेड कहाँ पे है, कंपनी कौन से शहर में है स्लोवेनिया में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर वो आपसे ऐसा सवाल भी कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में ऑलरेडी कितने वर्कर काम कर रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपने बता देना, अगर नहीं पता तो आपने कह देना है कि नहीं सर ये मुझे नहीं पता इस चीज़ का जवाब। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो आंसर्स हैं जो कि आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, आपकी कितनी क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन से शहर में काम करने जा रहे हो, कहाँ पे अकोमोडेशन होगी, इन चीज़ों का जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप स्लोवेनिया में ही रहोगे या वापस आप अपने कंट्री में आ जाओगे, क्या आपका फ्यूचर है क्या, या आप अपनी फैमिली को बुलाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आपने जो भी आपके माइंड में आपका इसका जवाब आ रहा है, जो भी बेहतर आप समझते हो, फिर आपने उनको वही एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप वापस पाकिस्तान आ सकते हो, और वापस आपने फिर वेट करना है अपने रेजिडेंस परमिट का। याद रहे कि जिस दिन आपके बायोमेट्रिक और आपका इंटरव्यू हो जाए उससे ले के अगले 6-7 महीने तक आपको वेट करना होगा अपने रेजिडेंस परमिट का। ये नहीं कि एक दिन आपने इंटरव्यू दिया और फिर 2-3 महीने के बाद, जैसा कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को होता है कि वीज़ा आ जाता है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली रेजिडेंस परमिट आता है और वो आता भी तकरीबन 6-7 महीने के वेट के बाद है। तो इस प्रोसेस से गुजर के आप भी स्लोवेनिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे। गाइज जब आपको पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है, आपको रेजिडेंस परमिट इशू कर दिया जाएगा। जब आपको रेजिडेंस परमिट ये मिलेगा तो फिर उस वक्त दोबारा आपको ईरान जाना है, फिर दोबारा आपने एम्बेसी जाना है ईरान में उसको पिकअप करने के लिए। वो आपको कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे कि आपका रेजिडेंस परमिट आ गया, आप आके रिसीव करें। तो फिर आपने वापस जाना है, वहाँ से आपने जाके पिक करना है। जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनका प्रोसेस भी सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो अपनी कंट्री में इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी कंट्री में ही इसकी एम्बेसी मौजूद है, तो आप अपनी कंट्री में रहते हुए इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए एक बेनिफिट भी है और एक खुशी की खबर भी है। तो इस तरीके से आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। गाइज बहुत अच्छा कंट्री है, वेल पेड कंट्री है, और आगे फ्यूचर में जो भाई यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या यूरोप में आके काम करना चाहते हैं और फ्यूचर में वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपने बनवाना चाहते हैं, यानी कि PR और पासपोर्ट तक जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो स्लोवेनिया बहुत बेहतर कंट्री है उन दोस्तों के लिए। और 2025 में उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि वो नॉन यूरोपियन वर्कर्स को ज़्यादा तादाद में हायर करेंगे। तो नए आने वाले वर्कर्स के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल प्लेस है, रादर दैन वो कंट्रीज़ जो कि आए दिन सख्तियाँ की जा रही हैं अपने वर्क वीज़ा के ऊपर। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट के लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत आपने अपना पैसा ज़ाया किया है, टाइम वेस्ट किया, तो अब आप स्लोवेनिया के लिए अप्लाई कर सकते हो और स्लोवेनिया का प्रोसेस आप कर सकते हो। एक बात आखिर में कहूँगा जो कि आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि अब आप यूरोप के किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करते हो, वर्क वीज़ा, तो आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आपका वो काम 2, 3 या 4 महीने में नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कम से कम 10-11 महीने वेट करना होगा। इतना जल्दी नहीं अब यूरोप के वीज़ा को हासिल करना, वर्क वीज़ा को, क्योंकि हमारे एजेंट हजरात ने और हमारे लोगों ने जो यहाँ पे आके के सिस्टम बना दिया है इतना, अब मैं अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, इस वजह से यहाँ पे अब वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है वो एक तो काफ़ी लेंथी हो गया और सख्ती बहुत हो गई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, एम्बेसी के चेकिंग में, प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है एम्बेसियाँ, और टाइम लग रहा है आपका। तो मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, उनका यही है कि अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो या किसी एजेंट के थ्रू भी अगर आप करते हो या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो भी आपको 10-11 महीने का वेट करना होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर की है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वारी, कोई कमेंट, कोई ऐसा माइंड में आपके सवाल आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो या कोई सर्विस लेना चाहते हो हमसे, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके ऑफकोर्स कुछ चार्जेस होंगे जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।